जय हिंद। हम लोग पॉलिटी के क्लास कर रहे थे। पॉलिटी के क्लास में हम लोग पढ़ते पढ़ते कल तक अनुच्छेद 22 तक हम लोग पढ़ते आए हैं। यानी भाग 3 मूल अधिकार में कुल 12 से 35 तक अनुच्छेद हमको पढ़ना है। उन अनुच्छेदों में हम 19 से 22 तक पढ़े। 22 में कुछ थोड़ा समय हो गया था जिसको हमें बताना है। सबसे पहले हम ये चर्चा कर लेते हैं 22 था क्या। 22 के पहले हाँ एक बात और है, 22 के पहले हम 20 और 21 पढ़े। क्या 20 और 21 को निलंबित किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है? नहीं, कल बताए थे 20 और 21 एक ऐसा हम लोग का फंडामेंटल राइट है कि इसे ना निलंबित किया जा सकता है ना ही इसे समाप्त किया जा सकता है। क्लियर? उसके बाद हम लोग 22 पढ़ रहे थे, है ना। 22 में क्या था? 22 को हम पढ़ते हैं। 22 में हम ये बताए थे आपको 2 तरीके से अरेस्टिंग किया जा सकता है। एक होता है दंडात्मक और एक होता है निषेधात्मक। यानी एक संदेह के आधार पर, एक यदि आप कोई अपराध कर दिए हैं उसके बाद यहाँ पर आपको अरेस्ट किया जाएगा। और यदि आप पर कोई शक हो गया आप कोई अपराध करने वाले हैं या देश विरोधी कार्य करने वाले हैं तो आपको इस आधार पर अरेस्ट किया जाता है। हम इसमें पढ़े थे अरेस्ट करने से पहले आपको वारंट दिखाया जाएगा। क्या दिखाया जाएगा? वारंट। वारंट दिखाया जाएगा। उसके बाद आपको 24 घंटा के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के पास, नजदीकी मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा। और तीसरा था आप अपने मन के, अपने इच्छा अनुसार वकील रख सकते हैं। अपने इच्छा के अनुसार आप वकील रख सकते हैं, है ना। यानी कि दलील, अपील, वकील। दलील, अपील, वकील। आपको ये तीनों सुविधाएं मिली हुई थी। अब इसमें और हम बताए थे कि अरेस्टिंग के बाद जब किसी अपराधी को पुलिस पुनः रिमांड पर बुलाती है, पुनः रिमांड पर लेती है, कितने दिन के लिए लेती है ये हम बताते हैं। संविधान तो 15 दिन के लिए देता है, बट मजिस्ट्रेट के द्वारा 14 दिन के लिए ही अपराधी को रिमांड पर दिया जाता। इतना कल हम बता दिए थे। और इसमें होता है रिमांड पर क्यों लिया जाता है भाई? रिमांड पर इसलिए लिया जाता है कि अपराधी के खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा नहीं हो पाता है, तो उसके सबूत को इकट्ठा करने के लिए उससे पूछताछ कर। ये जरूरी नहीं कि रिमांड पर इसलिए लिया जाता है कि उसका मौत मृत्यु, उसको क्या बोलते हैं, गाड़ी पलट दिया जाए, उसका मर्डर कर दिया जाए, इसलिए रिमांड पर नहीं लिया। रिमांड पर इसलिए लिया जाता है कि उसके, है ना, जो अपराध किया उस अपराध के संबंधी कुछ सबूत मिल जाए, इसलिए रिमांड पर लिया जाता है। तो रिमांड पर लेने के बाद अपराधी झूठ भी बोल सकता है और सत्य भी बोलता है। यदि सत्य बोल दे तो सबूत तो जुट जाएंगे। अगर झूठ बोलता है तो क्या होगा? तो अगर अपराधी झूठ बोलता है तो उसको एक टेस्ट कराया जाता है। झूठ बोलने के बाद एक टेस्ट कराया जाता है, लाई डिटेक्टर टेस्ट। लाई डिटेक्टर टेस्ट ये कराया जाता है। लाई डिटेक्टर टेस्ट। लाई डिटेक्टर टेस्ट में क्या होता है
डिटेक्टर टेस्ट, लाइट डिटेक्टर टेस्ट मतलब कि आप झूठ बोल रहे हैं तो आपका एक टेस्ट किया जाएगा ताकि आपके सच्चाई को जाना जा सके। वो टेस्ट दो प्रकार के होता है, वो टेस्ट दो प्रकार के होता है। एक होता है नार्को, एक होता है नार्को टेस्ट और दूसरा होता है पॉलीग्राफी। एक होता है नार्को टेस्ट, एक होता है पॉलीग्राफी। नार्को टेस्ट में और पॉलीग्राफी के द्वारा यह पता लगाया जा सकता है अपराधी झूठ बोल रहा है कि सत्य बोल रहा है। तो नार्को टेस्ट करने के लिए नार्को टेस्ट करने के लिए सोडियम पेंटोथेन। नार्को टेस्ट करने के लिए जिस अपराधी का नार्को टेस्ट होगा उससे एक इंजेक्शन दिया जाता है। उस इंजेक्शन का नाम है सोडियम पेंटोथेन का नाम है सोडियम। ये क्या करता है कि ब्रेन में जो संदेश इकट्ठा होता है ना, उस संदेश इकट्ठा करने की क्षमता को बढ़ा देता है। क्या करता है, यानी तेजी से संदेश आने लगते हैं, उसे बढ़ा देता है और इसमें टेस्ट होता है। अब इसमें होगा क्या कि जिस व्यक्ति का जब नार्को टेस्ट होता है ना, उससे पूछा जाता है। एक तो बात और है नॉर्मली चीज कि हम कहीं पर नॉर्मल भी किसी बात को लेकर हमसे कोई पूछे तो थोड़ा घबराहट होती है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि सब इंजेक्शन देने के बाद 10 से 15 मिनट या 20 मिनट उससे नॉर्मली बातचीत किया जाता है कि हाँ आपका इंस्पेक्टर एसपी है, इंस्पेक्टर जो कोई है वहां पूछताछ करेगा कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहते हैं, आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि आप इस अपराध में निर्दोष होकर भी फंस जाए, है ना। आपकी सहायता के लिए मैं ये टेस्ट कर रहा हूं, है ना। आपको मैंने ऐसा बात किया कि आप एक नॉर्मल इंसान की तरह बात करने लगे और जब ये इंजेक्शन सेट कर जाए तो आपके अपराध संबंधी बात पूछा जाता है। जैसे आपने किसी का मर्डर किया है तो पूछा जाएगा आप मर्डर कब किए थे, है ना। यदि सत्य बोलना है तो आप तो बोल देंगे कि मैं इस समय में मर्डर किए थे। किस तारीख को किए थे तो 10 तारीख को किए थे, है ना। कहाँ किए थे तो बगीचे में किए थे। यानी फटाफट आप आंसर बता देंगे, समझ रहे। यदि आप आंसर देने में हिचकिचाते हैं, यानी स्वाभाविक चीज होता है कि झूठ बोलने में जैसे पूछा जाएगा आप मर्डर कब किए थे तो आप सोचेंगे ऐसा हम बताएं कि उस तारीख में इस तारीख, तो ये दिमाग की हलचल को पकड़ता है। इससे पता चलता है कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है ना। हाँ, एक चीज और याद रखना है, इस टेस्ट के आधार पर आपको सजा नहीं सुनाई जाएगी। इस टेस्ट के आधार पर आपको सजा नहीं दी जाती है ना। क्योंकि अनुच्छेद 20 में हमें पढ़ाया गया है, हम पढ़े हैं कि हमें खुद के खिलाफ हमसे गवाही नहीं लिया जाएगा। तो ये तो गवाही नहीं करता, तो ये गवाही नहीं लिया जाता है। नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफी टेस्ट इसलिए होता है आप सही हैं तो आपके बात सही निकल जाएगा, आप झूठे हैं तो उसका भी बात सही। और आपके जो बात मान लीजिए आप कहें कि हम बगीचा में मर्डर किए हैं तो उस बगीचे में जाकर उस अपराध से संबंधी, है ना, कुछ सबूत ढूंढे हैं तो मिल सकता है ना, या नहीं भी मिल सकता है। सबूत मिलेगा तभी आपको दंडित किया जाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं। ये नहीं है कि आप नार्को टेस्ट पॉलीग्राफी इसलिए होता है कि आप झूठ बोले, आपने कहा हाँ मैंने मर्डर किया है, मैंने ये कहा तो आपको सजा दी। हो सकता है वैसा कहा मैं मर्डर किया हूं, मैं इतने बजे किया हूं, मैं इस दिन को किया हूं, इस समय पे किया हूं, और ये जाकर इंस्पेक्टर जाकर जज के पास, मजिस्ट्रेट के पास कहे कि हाँ ये व्यक्ति स्वीकार है कि मैंने ये मर्डर किया हूं, तो जज साहब का हमको दंडित कर देंगे? कदापि नहीं।
ये काम पुलिस का है कि उनके खिलाफ सबूत लाए तभी उनको दंडित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। समझे? पॉलीग्राफी में क्या है? पॉलीग्राफी एक मशीन है, आपके हार्ट को, आपके बीपी को, आपके ब्रेन के हलचल को इस सब जगह पर लगा दिया जाता है। ऐसे में भी नॉर्मली पहले आपसे बातचीत किया जाता है, उसके बाद पूछा जाता है ना। तो बस यही है कि झूठ का पता लगाता है और आप जब बोल देंगे तो उसके तहत सबूत ढूंढा जाता है। यानी कि नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट आपके खिलाफ सबूत ढूंढने में मदद करती है और कुछ नहीं। क्लियर? हम यही इसमें कल यही छूटा था। ठीक, आज क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं क्या चीज? निषेधात्मक। निषेधात्मक यानी कि संदेह के आधार पर आपको अरेस्ट किया जाएगा, है ना। तो संदेह के आधार पर अरेस्ट, और संदेह के आधार पर जब आपको अरेस्ट किया जाएगा तो इसमें वारंट दिखाया जाता था, आपको इसमें वारंट नहीं दिखाया जाता। इसमें 24 घंटा के अंदर आपको किसी मजिस्ट्रेट के पास ले जाकर रखा जाता है, इसमें वो व्यवस्था नहीं है। इसमें वकील रखने की अनुमति है, इसमें आपको वकील रखने की अनुमति नहीं है। क्लियर? इसको हम निवारक, है ना, निरोध अधिनियम, इसको निवारक निरोध अधिनियम भी कहते हैं, या कोई कोई इससे नजर बंद भी कहता है। क्या कहता है? नजर बंद। समझा? अब हम इस पढ़ते हैं कि ये है क्या, है ना। तो सबसे पहले कि हमारे देश में अफसपा का चीज, अफसपा एक कानून लागू हुआ था, है ना। अफसपा कानून एमर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, एमर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। समझे? एमर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, है ना। इस कानून को, इसमें क्या था कि ये मिलिट्री वालों को ना, सेना में जो है उनको ये बहुत अच्छा पावर मिल जाता था। इसके खिलाफ, है ना, किसी भी इतना उनको पावर मिलता था कि जिस पर संदेह हो जाए उनको ये गोली भी मार देते थे, है ना। बट इसे समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, क्योंकि इस कानून के तहत, है ना, बहुत अत्याचार हुआ था। उसके बाद आते हैं, ये पुलिस के लिए नहीं, सिर्फ सेना के लिए लागू होता था। ठीक, उसके बाद हमारे यहां आया एक टाडा, TAD, एक टाडा लाया गया, है ना, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रैक्टिंग एक्टिविटी, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रैक्टिंग एक्टिविटी। समझे? और ये क्या है? ये आतंकवाद के खिलाफ एक कानून है। क्या चीज के? आतंकवाद के खिलाफ ये कानून है। इसमें यदि माने जो भी हमारे देश में आतंक फैलाने का काम करता है और आतंकवादी आते हैं, उनके खिलाफ ये कानून लगता है। इसमें भी वही व्यवस्था है, जिसके खिलाफ ये लग गया ना तो सोच लीजिए कि आपका सफाया है। और टाटा के बाद एक कानून है पोटा। क्या है? पोटा, है ना, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट। ये भी आतंकवाद के खिलाफ में लगता था। ये आतंकवाद के खिलाफ लगता था, ये भी आतंकवाद के खिलाफ लगता था, है ना।
और इसे भी समाप्त कर दिया गया है, इसे भी समाप्त कर दिया गया है ना। सॉरी, अप्सपा कानून अभी भी है, अप्सपा कानून नागालैंड में है। कहाँ है? नागालैंड में लागू है। अप्सपा जहां लागू हो जाता है ना, वहां सिर्फ सेना का अधिकार हो जाता है। आप जितनी स्वतंत्रता के साथ आप बिहार में, उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, वो स्वतंत्रता आपको नागालैंड में नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर अप्सपा कानून लागू है। ये दो कानून को समाप्त किया, क्योंकि इस कानून का मिसयूज किया जाता था। इस कानून का मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पकड़ा गया और उस पर पोटा कानून लगा दिया गया, पुलिस ने उस पर पोटा कानून लगा दिया, तो उसकी जिंदगी बर्बाद। कोई छात्र पकड़ा गया, उस पर यह लगा दिया गया, तो उसकी जिंदगी बर्बाद। यानी कि इस कानून का मिसयूज हो रहा था, इसलिए इसे समाप्त कर दिया गया। अगला आया मीसा। मीसा इसे इंदिरा गांधी के द्वारा लागू किया गया। मीसा कानून जो है इंदिरा गांधी के द्वारा लागू किया है, यानी मेंटेनेंस ऑफ एक्सटर्नल सिक्योरिटी एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ एक्सटर्नल सिक्योरिटी एक्ट ही इंदिरा गांधी के द्वारा लागू किया गया था। और उसी समय बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव की बेटी हुई थी, इसलिए उनका नाम भी मीसा रखा गया है, उस समय रख दिया गया था, ठीक है। और मीसा कानून भी जब लागू हुआ तो इंदिरा गांधी के द्वारा इसे मिसयूज किया गया। जितने विपक्ष के लोग थे सबको अरेस्ट कर लिया गया। तो इसे भी समाप्त कर दिया गया जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हुए, उन्होंने मीसा एक्ट को समाप्त कर दिया। उसके बाद अब हम आते हैं NSA, है ना, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इसमें क्या है कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है ये किसी पर अगर लागू होता है ना, बता रहे थे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यदि जिस व्यक्ति पर लागू हो जाता है उसके खिलाफ यह आदेश हो जाता है, अगर वो व्यक्ति गिरफ्तार हो रहा है तो ठीक है, अन्यथा उसे गोली मारो। जिस व्यक्ति पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लागू हो गया, यानी कि वो गिरफ्तार हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो उसे गोली मारो। समझ में आ रहा है? इससे हम, है ना, रासुका भी कहते हैं। रासुका क्या कहते हैं? इससे हम रासुका भी कहते हैं। क्लियर? उसके बाद अब हम देखते हैं छठा नंबर। क्या देखते हैं? छठा नंबर क्या है? UAPA। हाँ, एक बात याद आएगी कि संजय दत्त को जब सजा सुनाया गया था ना, संजय दत्त को टाडा के तहत सुनाया गया था। किसके तहत? यदि आप अनलीगल कोई कार्य हमारे देश में करते हैं, आप ये यहाँ कोई हथियार पकड़ा जाए तो आप पर आतंकवादी वाला कानून लगेगा। खत्म हो गया, बहुत कुछ समय बीत गया है। UAPA हमारे देश में बिहार राज्य में अनंत सिंह पर लागू है। किस पर? अनंत सिंह, जो मोकामा से है। कहां से है? मोकामा। उनके ऊपर ये कानून लागू। जिन पर UAPA लागू हो जाता है वो बाहर नहीं, जेल में। क्लियर? यानी कि हम क्या बता रहे थे? नजरबंद, यानी इसमें जितने कानून हैं ये सब शर्त के आधार पर आपको अरेस्ट किया जाता था और उसके बाद आप पर ये कानून लगाया जाए। इसमें एक चीज है, यदि आपको अरेस्ट कर दिया गया
तो फर्स्ट में 3 माह जेल रखा जाएगा। कितने दिन? 3 माह आपको नजरबंद करके रखा जाएगा। 3 माह के बाद, है ना, फिर 3 माह के बाद मंत्रालय से सलाह दिया जाएगा, है ना, कि इसको छोड़ा जाएगी, तो फिर 3 माह करके बढ़ाया जा सकता है या छोड़ा जा सकता है। तो 3 3 6 माह के बाद हम कोर्ट में यानी कि मजिस्ट्रेट से परमिशन लेंगे कि इस व्यक्ति को रखे या न रखे। तो मजिस्ट्रेट यदि देखता है कि व्यक्ति अधिक खूंखार है, गंभीर मामला है, तो नहीं छोड़ेगा, और यदि लगेगा नहीं निर्दोष है, ठीक है, तो उसे छोड़ सकता है। समझ में? अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 22 के बाद हमारा था अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 क्या कहते हैं, यानी कि 22 थोड़ा बड़ा था, ठीक ना। 23 कहता है, अनुच्छेद 23 कहता है आप बलात् श्रम, क्या चीज? बलात् श्रम और बेगारी और मानव तस्करी, आप किसी से बलात् श्रम नहीं करा सकते, आप किसी से बेगारी नहीं करा सकते हैं, मानव तस्करी नहीं कर सकते हैं। बलात् श्रम की मेरी इच्छा नहीं है किसी कार्य को करने की और आप हमसे जबरदस्ती करवा रहे हैं, नहीं करवा सकते हैं। हमारा जब इच्छा होगा तब हम किसी कार्य को करेंगे। बेगारी यानी बिना पैसा के किसी से मजदूरी नहीं करवा सकते। मानव तस्करी यानी पहले था कि हमारे यहाँ हमारे देश में मानव को बेचा जाता था, है ना, आज भी है। छोटी छोटी बच्चियों को, लड़कियों को अनलीगल तरीके से लोग बेच देते हैं, है ना, गलत कामों में लगा देते हैं, बट अनलीगल तरीके से। जिस दिन वो पकड़ा गया तो उसका तो फिर अब क्या कहना है। हाँ, एक चीज है कि देश हित में, कब? देश हित में जब राष्ट्र पर कोई आपत्ति हो, राष्ट्र के लिए कोई कार्य करना हो, आपसे बलात् श्रम करवाया जाएगा, आपसे बेगारी करवाया। उस समय आप नहीं कह सकते हैं कि हम बलात् श्रम नहीं करेंगे, हम बेगारी। खैर हमारे देश में इतना भी कमी नहीं, पैसा की कमी नहीं है कि किसी से बेगारी करवाया जाएगा, है ना, बट बलात् श्रम करवाया जाएगा। समझा? यही मेरा आज का क्लास था। जय हिंद।